हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनीश और आप देख रहे हैं फैक्ट जीएस चैनल पर। कल के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की तीसरी क्लास है हमारी, जो कि यूपी कांस्टेबल की पीवाईक्यू को ले माध्यम से। और मैं बता दूं, जो री एग्जाम 2024 में हुआ था उसके पीवाईक्यू लेकर चल रहे हैं हम जीएस के, जीएस जी के। और इसी के माध्यम से आपका जीएस का जो सिलेबस है उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, फैक्ट हैं, उसे कवरअप कराते हुए आपके साथ इसी के इर्द गिर्द आप मेरे साथ क्लास कर लो अच्छी तरीका से। तो इसी के इर्द गिर्द से आपको 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको, समझे? 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट से मिल जाएंगे। और मैं बात करूंगा आपसे, बताऊंगा मैं, क्योंकि जो आप 60-60 पेज की पीडीएफ पढ़ते हो उससे कहीं बेहतर है आप पीवाईक्यू लगाइए पहले। यदि आपके लिए सिलेबस नहीं मालूम है तो सरकारी रिजल्ट पे जाओ, पहले यूपी कांस्टेबल का सिलेबस देखो और उसके बाद पीवाईक्यू को बेस बनाइए, उसके माध्यम से जीएस को कवर करिए। क्योंकि जो स्कोरिंग पॉइंट है, हमारा स्कोरिंग पॉइंट है, उसके लिए यानी स्कोरिंग टॉपिक हैं जैसे हिंदी है, रीजनिंग है, इसमें फुलम फुल ला सकते हो तो उसे ज़्यादा टाइम दीजिए। जीएस को जीएस लायक ही टाइम दीजिए। इसमें तुम्हें हर हिस्ट्री में चाहे ज्योग्राफी में किसी में आपके लिए विशेषज्ञ नहीं बनना है। बस एक क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से 4 है 5 है वो क्वेश्चन हो जाए, वो किसी के इसी के माध्यम से हो जाएंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। मैं आपके लिए इसी के इर्द गिर्द इतने क्वेश्चन करा दूंगा और इतने फैक्ट करा दूंगा, इतने कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा टाइम हो तो लूसेंट और पढ़ लिए। देखो, जैसे क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? तुम्हारी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, जो कि समानता के अधिकार में आते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। फंडामेंटल राइट्स कितने? 12 to 35 आर्टिकल में जिक्र किया गया। इसमें 6 भागों में फंडामेंटल राइट्स को बांटा गया है, 6 भागों में। एक समानता का अधिकार, एक स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार आपके आर्टिकल 19 to 22 में जिक्र किया गया है। और समानता का अधिकार समानता का अधिकार 14 to 18 में जिक्र किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ऐसे 6 भागों में बांटा गया है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब पहला क्या कहता है? इसमें कहा गया है यानी समानता का अधिकार की बात करता है। जैसे विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता की आर्टिकल 14 बात करता है। आर्टिकल 21 अपना जीवन का अधिकार है, यानी दैहिक और जीवन का अधिकार की, यानी लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 21 में आपके मालूम होना चाहिए, इसमें एमसी मेहतावाद ने निजता का अधिकार जोड़ा था 2017 में। आर्टिकल 21 में 21A जो 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। आर्टिकल 25 हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 25 हमारा धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो ऐसे मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है इसमें से आपको बताना है। यानी फेसबुक देखते होंगे आप, फेसबुक पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ट्विटर यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, फेसबुक वो है। और नौकरी ये नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नौकरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
IGST यानी आई का क्या अर्थ है? आई का एकीकृत है, यानी एकीकृत। जीएसटी कितने टाइप की होती है? टाइप ऑफ जीएसटी। तो ये सेंट्रल जीएसटी, ये पहले क्वेश्चन आई है फर्स्ट पाली का, याद उठा के देखोगे तो आपके इसी के, इसमें क्या पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, तो मैं आपको पहले बता दूं, यदि मेरी वीडियो नहीं देखी तो पहली वाली देखना, उसमें यह पूछा था कि कौन सी जीएसटी का टाइप नहीं है, और इसमें आईजीएसटी पूछ ली, उसमें यानी केंद्रीय जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आपकी एकीकृत जीएसटी, यानी 3 टाइप की जीएसटी होती है, जो कि 101वां संविधान संशोधन द्वारा 2017 में यानी 1 जुलाई 2017 पूरे भारत में जीएसटी लागू हुई। ये देखो तो कितने सेंट्रल, स्टेट, एकीकृत जीएसटी, 3 टाइप की जीएसटी हमारी होती है। ये जो एकीकृत जीएसटी है अंतरराष्ट्रीय जो परिषद है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करती है। ओके, तो इसमें कौन सी है? एकीकृत जीएसटी, ऑप्शन ए महत्वपूर्ण, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार अच्छी तरह से देख लो, क्या पता ये सीधा पूछा था, फर्स्ट पाली देखोगे तभी तो कह रहा हूं मैं, आयोग जब क्वेश्चन बनाएगा तो इसी के इर्द गिर्द से उठाएगा। अब बता, फर्स्ट पाली में पूछा था यानी जीएसटी का कौन सा टाइप नहीं है, और इसमें आईजीएसटी पूछ लिया, यानी ऑप्शन उठाया और क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन से ऑप्शन बना रही है, ऑप्शन से क्वेश्चन बना रहे हैं। और दिखाऊं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? यानी आपके लिए महत्वपूर्ण दिवस याद करने होंगे, जैसे राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे, आर्द्रभूमि दिवस, दिवस मनाया जाता है। 5 फरवरी को आपका समुद्री दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये मुंबई से लंदन के बीच में जो समुद्री यात्रा हुई थी, तो उसके कन्वर्जन में ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यानी आरबीआई का कौन कौन से कार्य है? नए नोट छापना, विनिमय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो चीज है वो देखना, तो इसमें क्या है? करेंसी, नए नोट छापना काम है इसका, मौद्रिक नीति का संचालन करना काम है इसका, विदेशी मुद्रा का विनिमय करना काम है इसका, यानी एक्सचेंज करना काम है इसका, शेयर बाजार को यानी विनियमित करना, रेगुलेट करना, रेगुलेट करना किसका काम है? यानी शेयर बाजार को विनियमित करना किसका काम है? यह काम नहीं है, यह किसका है? सेबी का। सिक्योरिटी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? अब यह मालूम होना चाहिए ना, इसके काम करेंसी, आरबीआई का काम क्या? करेंसी नई छापना, आपकी मौद्रिक नीति का संचालन करना, बैंकों की बैंक है, ये बैंकों को लोन देती है आरबीआई, और आपकी विदेशी मुद्रा विनिमय करती है यानी कन्वर्ट करती है, और इसका काम क्या है? शेयर बाजार को विनियमित नहीं करती, यानी रेगुलेट कौन करती है? इसकी देखरेख, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो कौन देखते हैं? नहीं सारी, ये सेबी। सेबी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, मगर ये कौन सी एक्ट के अकॉर्डिंग लागू हुई थी? एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग सेबी वो लागू हुई थी,
और सेबी का हेडक्वार्टर बात करें तो यानी मुंबई, इसका मुंबई हेडक्वार्टर है। आरबीआई का भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब बता दूं आरबीआई के बारे में। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम के अकॉर्डिंग 12 अप्रैल 1935 में हुई थी। यानी एक्ट कौन सी थी? 1934, अधिनियम के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना यानी 1935 में हुई। यह पहले निजी निकाय थी, अन्य निजी थी, निजी निकाय थी। उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण कब पूछ सकता है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये आपके लिए मालूम है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई, देख लो। सेबी का काम मैंने बता दिया, सेबी क्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि क्या थी? यानी जो हमारी 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी विमुद्रीकरण हुआ था 2016 में, उस वक्त पीएम देखे तो कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। और उस वक्त वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली। मोनेटाइजेशन की बात करूं मैं, डिमोनेटाइजेशन कब होता है और क्या क्या फायदा होते हैं इसके? तो इससे क्या होता है, एक जो इंटरनेशनल में मुद्रा, जो नकली मुद्रा का आदान प्रदान होता है वो बंद होता है। एक डिजिटलीकरण मुद्रा बनती है, नए नोट छपते हैं। इससे यानी ब्लैक मनी को हम वापस लेते हैं, यानी ब्लैक मनी जो होती है उस वो मालूम पड़ती है हमारी। तो इससे यानी 31 दिसंबर यानी 30 दिसंबर को अंतिम तिथि, 30 दिसंबर को अंतिम तिथि। कौन वित्त मंत्री कौन थे उस वक्त? पूछ लिया है वित्त मंत्री कौन था, फर्स्ट पाली में पूछा था, तो अरुण जेटली। यानी ब्लैक मनी को बाहर निकालना और नकली मुद्रा के आदान प्रदान को बंद करना और मुद्रा को डिजिटलीकरण करना, इसके मेन काम है। डिमोनेटाइजेशन अब तक कितनी बार हुआ है? तो 3 बार। भारत में डिमोनेटाइजेशन अब तक 3 बार हुआ है। पहले क्या कब हुआ था? 1946 में, जिसमें 5,000 के 10,000 के नोट बंद किए गए थे। उसके बाद 1978 में हुआ था। उसके बाद 2016 में हुआ था, जो आप जानते हो नोटबंदी, जिसमें 500 के और 1,000 के नोट बंद किए गए थे। इससे फायदा क्या है? हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय जो लेन देन है उसमें नकली नोट जो छापे जाते हैं, इंडिया में नकली नोट आ जाते हैं, उसको बंद हो जाता है, यानी उसका काम बंद हो जाता है और ब्लैक मनी बाहर आती है। इससे मुद्रा डिजिटलीकरण होता है फिर दोबारा से। यानी ये आपके लिए मालूम होना चाहिए। उस वक्त पीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। और वित्त मंत्री अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मालूम होना चाहिए, यानी N2। क्या? N2। N2 आपके लिए महत्वपूर्ण गैस है। नाइट्रोजन बहुत सारी चीजों में प्रयोग की जाती है। इसे प्रयोग करने के लिए हम ऑक्सीजन से बचाने के लिए कुछ चीजों में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पादन शुल्क की दर यानी 12.36% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? ये पहले तो करंट का क्वेश्चन है। अब इसकी कितनी कर दी गई थी? तो 12.50% कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब मैं बता दूं आपके क्वेश्चन क्या पूछा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। कौन है? बेंटिंग। ये कब से, विलियम बेंटिंग कब से कब तक रहे? तो ये 1828 से 1835 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। ये भी तो पूछ सकता है आपकी। यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंग। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? यह भी तो आपको मालूम होना चाहिए। और अंतिम, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो वॉरेन हेस्टिंग। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। और प्रथम वायसराय, ये भी तो पूछ सकता है, प्रथम वायसराय बंगाल भारत का कौन है? तो वो कौन थे? आप बताना कौन थे वो, आप बताना एक बार, जो डलहौजी के बाद आए थे। बता दे रहा हूं मैं, यानी प्रथम वायसराय बेंटिंग। वो कैनिंग। कौन था? कैनिंग। प्रथम वायसराय। अब एक बार फिर दोबारा से पढ़ लो, इसलिए बार बार मैं टर्म देता हूं इन चीजों पर, यह मालूम होना चाहिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 1833 तक रहे, यानी 35 तक। और आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो क्लाइमेट, वो कौन था आपका? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग। ये आपके लिए मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, लुइस मोंटेनेग्रो, जो हाल ही में अप्रैल 2024 समाचार में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? देखो, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने थे, लुइस मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट को, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी संस्थान यानी नेशनल स्टॉक जो चीनी वाला है वो कहाँ है? कहाँ बनाया गया था? 1936 में बनाया था, वो कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। कानपुर में 1936 में। कानपुर किस नदी के किनारे है? ये भी पूछ सकता, गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज तो आपको मालूम होना चाहिए, लखनऊ गोमती के किनारे। नोएडा, आप बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? यानी कोशिकाओं का, सेल्सों का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ग्लूकोज और भोजन को एटीपी के रूप में लाती है। एटीपी यानी एंड्रोसाइन ट्राइफास्फेट। एंडोसाइन ट्राइफास्फेट ओके। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ये खुद का इसका डीएनए है, ये दो झिल्ली है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए है। इसमें राइबोसोम भी है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम है। और इसके बारे में बता दूं एक बार,
आपके लिए। यानी इसका नामकरण किसने किया? रिचर्ड आर्टमैन ने। यानी रिचर्ड आल्टमैन ने इनका नामकरण किया। खोज किसने की? रिचर्ड आल्टमैन ने इनकी खोज की, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। ओके सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में किसने बताया? रिचर्ड आल्टमैन ने बताया था। मगर इसका नामकरण किसने किया? तो कार्ले ने। किसने किया था? ये कार्ल बेंडा ने। कार्ल बेंडा इसका नामकरण किया, ये मालूम होना चाहिए। और केंद्रक, ये सेल्स के बारे में होता है, केंद्रक के बारे में विधिवत तरीका से सेल्स पढ़ाएंगे तब सारी चीजें। राइबोसोम किसका काम करता है? प्रोटीन का, यानी राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। किसकी? प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम। क्योंकि डीएनए एक राजा होता है। डीएनए आपको बता दूं मैं कैसे कैसे काम करता है, ये जब मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब सीधी सीधी सारी चीजें बताऊंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको मालूम हो गया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया एक है दोहरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो रिचर्ड आल्टमैन ने। और इसके नामकरण किसने किया? कार्ले बेंडा ने इसका नामकरण किया। इसका खुद का डीएनए है, इसमें राइबोसोम है। राइबोसोम किसे बनाते हैं? यानी प्रोटीन की फैक्ट्री है। ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको मालूम चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके बारे में एक और बात बता दूं मैं, यानी आपके लिए यह भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? यानी भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उस वक्त देखें तो हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सक्षम नहीं थी, बहुत सारी समस्या थी, चाहे वो प्रशासन देख लो, चाहे वो आर्थिक देख लो, चाहे हमारा कृषि देख लो, ऐसी कोई सारी चीजें नहीं थी। इसलिए योजना आयोग के अकॉर्डिंग पंचवर्षीय योजना लागू स्टार्ट की गई। किस लिए? हमारे उद्धार के लिए, विकास के लिए, प्रॉफिट के लिए, कृषि उत्पादन के लिए, उन्हें कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लाई गई? 1951 से 1956 तक चली, जिसके मॉडल किसका आधार था? तो हेरेड डोमर आधार पर, मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। यानी कब? 1951 में लाई गई थी। इसका मॉडल कौन सा था? हेरेड डोमर के आधार पर। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकंड, पीसी महानलोविस के आधार पर थी। ये 1956 से 1961 तक चली। यह चीजें मालूम होना चाहिए। एक दिन पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊंगा A to Z इंफॉर्मेशन के साथ, क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा, इसलिए यही रोकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा यानी सबसे बड़ा देश है? देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा और आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। मैंने ज्योग्राफी की, जब बेसिक ज्योग्राफी पढ़ाई थी, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, तो उसमें A to Z इंफॉर्मेशन के साथ बताया। यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका? तो वो रूस, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएस के बाद वो चीन, चीन के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया, और इंडिया के बाद क्या? अर्जेंटीना। इंडिया कितने स्थान पर? 7वें स्थान पर। यह आपको मालूम होना चाहिए। तो कौन है फर्स्ट नंबर पर? कनाडा। चौथे पर कौन है?
चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका थर्ड पर, और आपके रूस फर्स्ट पर, सॉरी रूस फर्स्ट पर। तो एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि फर्स्ट पर वो रसिया, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर चीन, पांचवें पर ब्राजील, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर इंडिया और आठवें पर अर्जेंटीना। क्या पता ये पूछ लिया फर्स्ट, अब की क्या पता चौथा कंट्री पूछ ले, ये भी तो पूछ सकता है। तो ये आठों कंट्री आपको मालूम होना चाहिए क्रम वाइज। जिस किसी ने कॉपी पेंसिल नहीं लेके बैठा है वो कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे, मैं बताऊंगा ये चीजें। यानी रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना। यह मालूम होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अपना इंडिया टॉप नंबर पर, बस जनसंख्या में और किसी में ना। नेक्स्ट, कम विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, यानी किसके द्वारा मुख्य, देखो गरीबी, कम विकसित होते हैं ना जो देश, उसका मुख्य कारण क्या है, यानी उसका मुख्य कारण, सबसे बड़ा कारण बताऊं मैं आज आपके लिए, एक इकोनॉमी के माध्यम से बात करूं तो आय असमानता का कारण, जिसे गिनीज गुणांक के अकॉर्डिंग मापा जाता है, जो लॉरेंस वक्र के अकॉर्डिंग। और वैसे देखें हम तो आय असमानता बात करते हैं हम, आय असमानता को दूर करने के लिए बहुत सारी योजना लाई जाती हैं, सामाजिक योजना जैसे अटल पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, जनधन योजना, आपकी यानी केंद्र की ले लो चाहे राज्यों की उठा के ले लो, उनको आय असमानता को दूर करने के लिए हमारे देश में बहुत सारी योजना चलाई जाती हैं, मगर इससे आय असमानता दूर नहीं होगी। क्योंकि आय असमानता में देखिए 10% जो आदमी हमारे हैं उनके पास आय इनकम कितनी है, 65 से 70% की इनकम है, और 90% के पास इनकम बहुत कम है। क्यों ये असमानता है, जो अमीर है अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो पैसा कहां जा रहा है। किसान सम्मान निधि योजना में हर साल पैसा 60,000 से 65,000 के बीच में बजट लाया जाता है किसान सम्मान निधि योजना का, वो हर साल दिया जाता है। अरे आपको सरकार इसलिए कमजोर है, कहते हैं सरकार कह रही है विकसित भारत, विकसित भारत ऐसे नहीं होगा जब तक आप सेकंड सेक्टर को नहीं बढ़ाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाओगे, डेवलपमेंट नहीं करोगे, रोजगार की बात नहीं करोगे, तब तक विकसित भारत नहीं होगा। आपने एमएसएमई योजना चलाई है, अब उससे देखो कम से कम किसे लाभ मिल रहा है किसे नहीं मिल रहा। आप 70 से 60 हजार योजनाओं में लगा देते हो करोड़ रुपया बजट में, और यही रुपया आप किसी फैक्ट्री के यानी किसी से मिलो और उसके अकॉर्डिंग जहां एक बिछड़ा क्षेत्र है, यानी कोई बिछड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, कोई आउट एरिया है, वहां कंपनी का उद्घाटन करवाओ, उससे रोजगार मिलेगा। पैसा मन दो, यानी उसे बिजनेस कराना सिखाओ, वो रोजगार खुद तलाश लेगा। अरे किसान सम्मान निधि योजना से 6,000 रुपये आ जाते, उससे कम हो जाएगा, 5 किलो फ्री में राशन मिल जाता है। किसान बेचारा एमएसपी के लिए लड़ लड़ के मर रहा है। तो ये है हालत हमारे देश की, और हम कहते हैं हमारा विकसित भारत हो रहा है। अभी देखो बिहार में लीज पर 1200 एकड़ जमीन करीब अडानी को दी है, अडानी ग्रुप के लिए मिली है, मात्र 1 रुपया प्रति वर्ष पर। तो आप देख रहे हो हमारी सरकार कहां तक गिर गई है, बजट कितना है हमारी सरकार का। क्यों नहीं हमारे यहाँ के सक्सेस आदमी, बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन उठते हैं, क्यों नहीं सक्सेस हो पाते? क्योंकि उन पर इतना प्रेशर है, वो टैक्स, वो चीज नहीं हो पाते। गरीब गरीब ही रह जाता है, उसकी आकांक्षा मर जाती है। अच्छे खाने के लिए अच्छे खाने की बात करूं, अच्छे विकास की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, गरीब क्यों नहीं ले पाता?
क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं है और आय असमानता दूर होती चली जाती है। हमारी नीति आयोग रिपोर्ट लगाती है, बहुआयामी रिपोर्ट निकालती है, MPI मॉनेटरी पॉलिसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग। उसमें सीधी कही है गरीबी है ही नहीं भारत में, मात्र 6% गरीबी है। अरे आप एक बार रियल ग्रामीण में देखो गरीबी कितनी है। तो मैं कह रहा हूं ये जो पैसे इस तरीका से आप सामाजिक कल्याण में बांट रहे हो, ये ऐसे मत बांटो। आप किसानों के लिए डायरेक्ट किसमें फायदा करो, यानी किसानों की जो संसाधन के लिए जितनी योजना बनाई जा रही है उसमें छूट दो। किसान ट्रैक्टर ले रहा है खेत के लिए, उसमें छूट दो, उसके लोन की बात करो। अब 6,000 से थोड़ी हो जाएगा। कभी एक बार सोचा है किसान भाइयों के चक्कर बात में, यानी वो बेचारा फसल काटता है और सीधे मार्केट में ले जाता है, मंडी में रख देता है, क्योंकि उस पर पहले से प्रेशर है, क्योंकि उस पर उसका प्रेशर है किससे पैसे लिए थे और मुझे अब देने। वो कभी रेट भी नहीं देखता कि अब रेट कितने चल रहे हैं, और उसे मालूम है कि आने वाले 2 से 3 महीने में इस रेट के गेहूं के रेट हो, लहा हो, मटर हो, कुछ भी हो, फसल बढ़ेंगे, मगर उसे मजबूरी है क्योंकि वो स्टॉक नहीं कर पाएगा। तो ये आय असमानता के कारण, किसके कारण? आय असमानता। ये आपके लिए मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? यानी काले धन पर अंकुश लगाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विमुद्रीकरण का मुद्रास्फीति को कम करना, यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना। यानी प्राथमिक उद्देश्य क्या था? यानी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यानी काले धन पर अंकुश लगाना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? यह एक यानी डबल ब्लाइंड, यह एक आंकड़ा विश्लेषण को सरल करता है। इसके लिए कम सहभागिताओं की आवश्यकता होती है। यह शोधनकर्ताओं के पूर्व समाप्त हो जाए। यह आचरण करने के लिए कम खर्चीला होता है। नहीं, यह आंकड़ा विश्लेषण को सरल करता है। इसके लिए कम सहभागिताओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सिंधु जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो सिंधु जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर हुए। उस वक्त देखें तो पीएम कौन थे? नेहरू जी, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हस्ताक्षर हुए, और उसमें सिंधु नदी के बारे में विधिवत तरीका से बात की गई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय यानी संपर्ककर्ता और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित करता है? कौन सा है? तो अभी चर्चा में रहा है और यहां से ये क्वेश्चन पूछा है, तो क्या पता है कि डायरेक्ट पूछ ले। सार्क, सार्क में कितने कंट्री? 8 कंट्री। वो कौन कौन से कंट्री है? 8 मालूम होना चाहिए। कब स्थापना हुई इसकी? 1985 में। ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, जो कि नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। ये आपके लिए माल होना चाहिए। यानी 8 कंट्री कौन है? वो आपके लिए सार्क में 8 कंट्री कौन कौन सी है? तो मैं एक बार बता दूं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। ये सार्क के देश हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। आर्थिक को बढ़ावा देने के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर काठमांडू है। ओपेन की बात करें, इसका हेडक्वार्टर वियना में। वियना। ओपेक क्या है? एक जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट वाले देश हैं उनका संगठन है ओपेक। और ब्रिक्स की बात करें, पहले था ये ब्रिक्स, यानी आपका ब्रिक 4 कंट्रियों से मिला था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना से। 2006 में इसकी स्थापना हुई। इसका पहला यानी पहली बैठक मॉस्को में हुई थी, जो रसिया में, ब्रिक्स की। उसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था, जो कि इसका सदस्य 2010 में बना था। 1 जनवरी 2024 को 5 कंट्री और जोड़ी गई थी।
आपको मालूम होना चाहिए, उसमें अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना किसी कारणवश बाहर हो गया। वो कौन कौन सी थी 5 कंट्री? अब 4 कंट्री रह गई। वो कौन कौन सी थी? यानी मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब। अब जो 11वीं कंट्री जुड़ी है अभी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कौन सी बैठक में जुड़ी थी? 17वां सम्मेलन ब्रिक्स का कहाँ हुआ था? अभी ब्राजील में हुआ था। उसमें 11वीं कंट्री आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा 2026 वाले एग्जाम में कि 17वीं बैठक कहाँ हुई ब्रिक्स की? तो ब्राजील में। और इसमें कौन सी कंट्री जोड़ी गई है? सबसे अंतिम कंट्री कौन सी जोड़ी गई है? तो इंडोनेशिया। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2006 में। प्रथम बैठक कहाँ हुई? मॉस्को, जो रशिया में। कब हुई? 2009 में। इसमें साउथ अफ्रीका कब जोड़ा है? 2010 में सदस्य बना। ऐसे आपके लिए मालूम होना चाहिए ब्रिक्स के बारे में। ये A to Z इंफॉर्मेशन है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू की स्थापना कब हुई? 1985 में। ऐसे पढ़ो ना, आप 600 पीडीएफ 600 पेज की पीडीएफ पढ़ोगे उससे नहीं, आप इसे ऐसे टॉपिक पढ़ोगे यानी पीवाईक्यू को बेस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं आप अपने जीएस को जितने भी आपके एग्जाम में आएगी उससे कहीं बेहतर आप अपनी जीएस अच्छी कर लोगे। और टॉपिक मजबूत करो, A to Z इंफॉर्मेशन का करंट से जोड़ो। और क्या पता हो कि ब्रिक्स पूछ ले आपके लिए, तो ब्रिक्स के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन के साथ आपको मालूम चाहिए 11वां कंट्री कौन सा जुड़ा है अंतिम में, जो कौन सी बैठक में जुड़ा है, ये सारी चीजें आपके लिए मालूम होना चाहिए। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, पहले कितने कंट्री थे, बाद में कितने हुए थे, ये चीजें आपके लिए सक्सेस दिलाएंगी। वो 600 पेज की पीडीएफ नहीं दिलाएगी, वो एक बार पढ़ लोगे 2 बार पढ़ लोगे कुछ नहीं रहेगा। क्रीम दे रहा हूं इसलिए मैं आपके लिए पीवाई की क्योंकि अकॉर्डिंग आपको क्रीम दूंगा डायरेक्ट, बाद में रिवीजन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान के बारे में आपके लिए मालूम चाहिए। 1966 में इसकी स्थापना हुई, बैंकॉक में हुई, 10 कंट्री है इसमें। नेक्स्ट, डंपिंग का तात्पर्य क्या है? एंड डंपिंग होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में जब हम एक्सपोर्ट करते तो भापनिया उसकी कीमत से यानी उसकी जो कीमत है उसके कम रेट पर बिके, वो डंपिंग हो जाती है। यानी तो विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री को डंपिंग कहते हैं। डंपिंग का मतलब है गिर जाए, अपनी वैल्यू गिर जाए खुद में। ये 10 रुपए की पेन है, जब मैंने और ये एक्सपोर्ट करी, अब इसकी 10 रुपए की पेन, इसकी वैल्यू कितनी है 10 रुपए की, अब वहां जाकर के ये 9 रुपए की बिके तो क्या इसकी वैल्यू घट गई, डंपिंग हो गई। तो वही कह रही है यानी घरेलू बाजार में कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री हो, उसी को कहते हैं डंपिंग। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU का अर्थ क्या है? यानी अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं की देखरेख करना नहीं, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना, ये है इसका। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? यानी तो जेनेवा में। किसमें? जेनेवा। जेनेवा कहां है? बैंक, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। जोसेफ प्रिस्टली ने 1892 में ऑक्सीजन की खोज की थी। जोसेफ प्रिस्टली ने, ये जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर यानी रामसर अब समय के तहत पहला रामसर स्थल नामित घोषित किया गया था? यानी अब रामसर साइट के बारे में मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में 2024 के री एग्जाम में पूछा, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। यानी रामसर साइट का भारत का पहला स्थल कौन सा घोषित किया गया था? तो चलो हमको मालूम है चिल्का झील। अब क्या पता दोबारा से क्वेश्चन बनाएगा यहां से आयोग, तो कैसे बनाएगा? रामसर, पहले तो ये मालूम चाहिए रामसर कन्वेंशन पहले कहां हुआ था? 1971 में। ये ईरान की एक जगह थी, वहां हुआ था। किसके कारण हुआ? यूनेस्को के संगठन के कारण। और ये लागू 1975 में हुआ था रामसर साइट। ये आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए लागू किए, क्योंकि पहले से ही
विलुप्त 50% आर्द्र भूमि विलुप्त हो गई है। और आर्द्र भूमि कौन सी होती है? जिसमें जल है, झील, तालाब, नदी, समुद्र के किनारे, ये चीजें आर्द्र भूमि में जल जीव होते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी बढ़िया होती है, पर्यावरण की रक्षा के लिए, हमारी बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, यानी तूफान को नियंत्रण करने के लिए, CO2 को अवशोषित करती है, यानी इतनी ह्यूज इंपॉर्टेंट है उसके वेटलैंड्स के, आर्द्र भूमि के। और इंडिया, अब यह भी तो पूछ सकता है आपके लिए, इंडिया रामसर साइट में कब इसका सदस्य बना? तो 1982 में। और पहली रामसर साइट इंडिया की कौन है? चिल्का झील। तो चिल्का झील एक लेगुन झील है और ये उड़ीसा की झील है। अब रामसर साइट कितनी है इंडिया में? तो 96। कितनी है? 96। रामसर साइट प्रेजेंट में 1 जनवरी 2026 में कितनी है? 96 रामसर साइट। ये आपके लिए मालूम होना चाहिए, समझे? ये ऐसे पढ़ो ना, तो इसका आंसर क्या होगा? चिल्का झील। अब मैं आपको बताऊं, जैसे ऐसे भी तो पूछ सकता है रामसर साइट सबसे ज्यादा किस देश की है? तो यूके, उसके बाद मॉस्को, उसके बाद इंडिया। इंडिया में किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद यूपी। ये ऐसे मालूम होना चाहिए रामसर साइट के बारे में। तो ये A to Z इंफॉर्मेशन आपके लिए मालूम होना चाहिए रामसर साइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आर्द्र भूमि 2 फरवरी को मनाते हैं हम, 1997 से स्टार्ट किया। 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस कब से? वेटलैंड्स डे कब से? 2 फरवरी 1997 से स्टार्ट किया। इंडिया कब बना इसका सदस्य? तो 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विकल्पों में से RDX का पूर्ण नाम क्या है? RD यानी रिसर्च, यानी किसका? इसका रिसर्च डिपार्टमेंट, ये तो है नहीं, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। अब इसके अदर भी नाम है, इसे T4 के नाम से भी जाना जाता है। इसका और बता दूं मैं नाम, 2-3 से नाम है। आपके लिए मालूम होना चाहिए। RDX के नाम के बारे में बताऊं, यानी सावलोनाइट, T4 सावलोनाइट, इसी का नाम है RDX का। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये कब यूज किया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में इसका RDX का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन विस्फोटक है ये एक। सोशल मीडिया पर हैशटैग, ये है हैशटैग, क्यों लगाते हैं हैशटैग सोशल मीडिया पर? किस लिए लगाते हैं? कंटेंट को कम करने के लिए नहीं, लाइक कम करने के लिए, जुड़ाव और यानी जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए हैशटैग का प्रयोग करते हैं हम। हैशटैग का किसके लिए प्रयोग करते हैं? जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्ज सिनोप्टिक यानी सिनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने में नहीं, पृथ्वी के निकट वस्तुओं को नहीं, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए, यानी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, यानी सिनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीति में स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? लोक लुभावनवाद, देखो क्वेश्चन कितना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रबल करने के लिए नहीं, साझा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए, राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाकर, यानी राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है। ये लोक विभावक, यानी एक मतलब कहने का मतलब है जो लोभ के अकॉर्डिंग झूठी झूठी बातें करते हैं, यह लोकतांत्रिक को कमजोर करता है। नेक्स्ट। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? यह करंट का क्वेश्चन है, तो आपके लिए मालूम होना चाहिए 2021 में मनाई गई थी, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल, जो
आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? क्या था? बातचीत और समझौता नहीं, विद्रोहियों को समझा नहीं, विद्रोही का सैन्य दमन करना। करेक्ट आंसर सी। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई? यह किसके द्वारा लिखी गई? तो ये नेहरू जी की, यानी जवाहरलाल नेहरू की। अब इनकी और भी बुक है, एक और बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट है, यानी गिलिस यानी गिलिस सेस, गिलिप्स सेस, ऑफ, इसका नाम है ऑफ हिस्ट्री, इतिहास। यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में करीब 1942-1946 के करीब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृति विधि क्या है? यानी जो एक्ट जो पारित कर दे उसकी स्वीकृति को किस रूप में व्यक्त करते हैं हम? कानून के रूप में या अधिनियम के रूप में? तो किसमें? अधिनियम के रूप में। नियम कौन बनाएगी? एक न्यायपालिका। विनियम रेगुलेट कौन करेगी? एक संस्था। अध्यादेश जारी कौन करता है? अध्यादेश 2 जारी करते हैं आपके। देखो, राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। अध्यादेश राज्य में राज्यपाल करेगा, जो कि आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग। और राष्ट्रपति केंद्र में या पूरे भारत में अध्यादेश मतलब करता है राष्ट्रपति केंद्र में, तो वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 123 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति करता है। अध्यादेश जारी कौन करता है? तो राज्य में राज्यपाल 213 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति केंद्र में 123 के अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी करता है। या तो संसद में विधानसभा नहीं हो या राज्यसभा, ऐसे करके, यानी इसमें एक बैठक नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीसीबी का अर्थ क्या है? नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन यानी कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज को बरीड सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है? क्योंकि ये कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, उसके रूप में बनता है, जो कि 3 टाइप का, एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस और लिग्नाइट, 3 टाइप का होता है कोयला। इंडिया में सबसे ज्यादा आपको मालूम होना चाहिए, इंडिया में कौन सा प्रकार का कोयला पाया था? तो बिटुमिनस कोयला। तो ये कौन सा कोयला? कोयला 3 टाइप के होते हैं, सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। ये भूरा कोयला भी कहते हैं इसे, और बेकार भी कहते हैं इसे, खराब कोयला। ओके, ये इंडिया में 98% के करीब बिटुमिनस कोयला। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट है, बेस्ट कोयला है, ये आपके लिए मालूम होना चाहिए। बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्यों के विषय के अंतर्गत आते हैं। यानी भारत के अनुसार संविधान में साइबर अपराध राज्य के विषय में कौन से विषय में आते हैं? तो ये साइबर अपराध कौन सी सूची में आते हैं, ये आपको मालूम चाहिए। यानी 7वीं अनुसूची में राज्य के, यानी 7वीं अनुसूची क्या कहती है हमारी? यानी राज्य सूची, संघ सूची और आपकी संवर्ती सूची, संवर्ती सूची। इसमें 46 विषय की बात की है, इसमें 66 और इसमें 97। यानी राज्यों के विषय के अंतर्गत कुछ में आते हैं, तो ये 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में विषय में के अंतर्गत आते हैं। जैसे बिजली है, स्वास्थ्य है, किस में आएंगे? ये राज्य सूची के विषय में। डाक है, बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय कोई मामला है,
तो ये किसमें, संघ सूची में। शिक्षा है किसमें आएगी, इसमें। मापतौल है समवर्ती सूची में। जो दोनों के मिले जुले सामाजिकरण की बात हो वो किसमें आएगी, समवर्ती सूची में। तीसरी अनुसूची क्या कहती है, शपथ के बारे में बात करती है। आपकी पहली अनुसूची केंद्र और राज्यों के क्षेत्र की बात करती है। ये मैं विधिवत तरीका से, यदि किसी ने क्लास नहीं ली है वो जरूर। और 6वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है। 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों के प्रशासन यानी प्रशासन के नियंत्रण की बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, अभी सबको मालूम चाहिए, भजन लाल शर्मा इसके मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई यानी एडीबी, एशियाई विकास बैंक क्या करती है, ये अपने सदस्यों के लिए लोन देती है विकास के लिए, यानी यह एक एशियाई प्रशांत देशों के वित्तीय बाजारों को नियंत्रण करती है, नहीं, यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यानी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब एशियाई विकास बैंक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, यानी एशियाई विकास बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करती है अपने सदस्य देशों के लिए। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला। मनीला कहाँ है, फिलीपींस में। तो इसका हेडक्वार्टर मनीला। मनीला फिलीपींस में, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया कौन सी है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया आपका ये है, ऑस्ट्रेलिया क्या, यानी ऐसे है ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या है, कैनबरा क्या है, ये है। सिडनी, ये आपकी मेलबर्न, ये सारी जो है इसी पर। और यहाँ सबसे आपको मालूम चाहिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में खास चीजें, जब मैं मैप पढ़ाऊंगा तब एक एक चीज बताऊंगा आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं थे, तो किसके नहीं थे, खुमान रासो के, यानी खुमान रासो के नहीं थे। कवितावली थी, रामचरितमानस थे, विनय पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के बारे में आप बताना इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी पत्नी का नाम क्या था। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले आलोक पर्व किसकी रचना है, आलोक पर्व यह किसकी रचना है, यह हिंदी का है तो इसे छोड़ सकते हैं हम। तो ऐसे करके हमने आज का जीएस का पेपर पूरा फिनिश किया बेस्ट तरीका से। और जिस भी मेरे भाई ने, प्रिय दोस्त ने कहूँ मैं, तो क्लास पिछली नहीं देखी है वो जरूर देखें, पीवाईक्यू को बेस बनाइए और अपनी तैयारी अच्छी करिएगा। मैं यूपी कांस्टेबल के 2026 से लेकर 2013 तक के पीवाईक्यू बेसिक तरीका से आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए मोस्ट टॉपिक को देखते हुए आपके लिए कराऊंगा। और इससे बता रहा हूं आप अच्छी तरह से मेरे साथ कर लो तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से मिलेंगे, इसी के इर्द गिर्द से। ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। जहां आपके लिए स्कोर सब्जेक्ट है उस पर काम ज़्यादा करें। ये जीएस 600 पन्ने वाली नहीं है आपके लिए पढ़ने के लिए। आपको जीएस में नंबर लाने 30 से 40 नंबर क्वेश्चन करने 30 से 40 हो जाए आपके बहुत है, क्योंकि आप फुल नहीं कर सकते जीएस, इसलिए ज़्यादा भटके ना। और जो स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट कहूँ, उन पर ज़्यादा फोकस करें। तो यही बात कहूँगा मैं। जो मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास जो नए अभी आए हैं इस क्षेत्र में तो उसको शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें यह मालूम पड़े कि बेसिक चीज़ होती क्या है और वो भटके नहीं, 600 पेज की पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े। ओके दोस्तों, तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।